सबसे पहले मैं संघ को नमन करता हूँ। हम्म। और मेरा नाम ए के चलो, हाँ सिंह जी। है। समन ए के सिंह। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट संभल में एक तहसील है चंदोसी, वहां पर एक इंटर कॉलेज में मैं लेक्चरार हूँ पॉलिटिकल साइंस में। ये मेरा परिचय है और पिछले 26 महीनों से मैं समर संघ में जुड़ा हूँ। इसका उद्देश्य, इसका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। यूं तो काफी संगठनों में काम करता रहा हूँ, लेकिन जब इसका उद्देश्य और इसका कॉन्सेप्ट जुड़ने जोड़ने की जो इसका जो एक लक्ष्य है वो बहुत अच्छा लगा। तभी से मैं संघ में काम कर रहा हूँ और मैंने पूरा जीवन संघ को में काम करने के लिए अपना ये संकल्प मैंने लिया है। आज का कॉन्सेप्ट देने के लिए मुझे संघ से आदेश हुआ, क्योंकि संघ का आदेश सर्वोपरि और सबसे ऊपर होता है। उसे टाला नहीं जा सकता। अपने काम छोड़े जा सकते हैं, लेकिन संघ के आदेश का पालन करना हमारा एक प्रकार से कर्तव्य भी है, और इसे हम धम्म भी कह सकते हैं। क्योंकि जो काम, ऐसा काम जो समाज को कुछ देता हो, समाज को आगे बढ़ाने का काम होता हो, समाज को कुछ देने की लालसा जिसके मन में हो, तो उसको हम समझेंगे कि वो हम एक धार्मिक काम कर रहे हैं। प्रश्न पैदा होता है कि हम 26-27 महीनों से जुड़ रहे हैं, और समस्या चूंकि देश में सबसे ज्यादा हमारी है, और अब तक हमारे लोग, हमारे महापुरुष अब तक काम करते रहे, लेकिन काम करने के बाद जो लक्ष्य, जो अधिकार हमें प्राप्त होने चाहिए थे, वो अधिकार, वो लक्ष्य की प्राप्ति आजादी के 70-75 साल बाद भी हमें प्राप्त नहीं हुई। हमारे महापुरुषों ने समाज को इकट्ठा करने का, समाज के अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए बहुत काम किए, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी होते रहे बीच बीच में, जिससे समाज जुड़ा कम और बिखरा ज्यादा। और बिखरने के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करते हैं कि हम लोग उन छोटी छोटी जातियों में बटे हुए लोग हैं। तो प्रश्न पैदा होता है कि इन जातियों का निर्माण करता कौन है? आखिर ये जातियां बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको इन जातियों की आवश्यकता थी? क्या मानव को इन जातियों की आवश्यकता थी? क्या इन जातियों के बिना मानव जाति का उद्धार नहीं हो सकता था या विकास नहीं हो सकता था? लेकिन जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक नीति होती है कि फूट डालो और राज करो, तो इस देश में जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो जातियों के आधार पर पता चलता है कि केवल दो वर्ग रहा करते थे इस देश में, एक बमन और एक समन। ये दो ही वर्ग इस देश में रहा करते थे। समन समाज जो समता में रहने वाला, आपस में प्रेम और भाईचारे से रहने वाला, मेहनतकश, जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता था। इस देश की धन संपदा, इस देश के सभी क्षेत्रों पर उसका अपना एक आधिपत्य था। लेकिन धीरे धीरे
वो चीजें कमजोर होती गई। सॉरी। अब यहाँ प्रश्न पैदा होता है कि क्या संघ जातियों की वजह से टूटा, या संघ टूटा और जातियां बनी। तो मैं अभी जब मेरा नाम आज सुबह इसमें कॉन्सेप्ट के लिए हुआ, तो मैं सुबह से इस बारे में अपने दिमाग में मैं सोच रहा था। इसी बात पर मेरा दिमाग चल रहा था कि क्या जातियों की वजह से संघ टूटा, या संघ टूटा तो जातियां बनी। तो मैं ऐसा समझता हूं, मेरा जो विश्लेषण है वो ये है कि जब संघ टूटा तो जातियों का निर्माण होना शुरू हो गया। क्योंकि जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाता है, वो जो भी समाज इकट्ठा होता है उसमें फूट डालने का काम करता है, या अगर उनमें फूट है तो उस फूट का वो फायदा उठाता है। तो हम देखते हैं कि जो संघ की परिकल्पना हमारी हुआ करती थी, हम लोगों ने उस संघ की परिकल्पना को छोड़ना प्रारंभ किया। और जैसे हम संघ की परिकल्पना को, संघ के उद्देश्य को, संघ की जो कॉन्सेप्ट था, जो हमारा इकट्ठा रहने का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जैसे हमने इकट्ठा होना बंद किया, तो जो दुश्मन समाज था वो जागृत हुआ, और इसने उसने हमारे इस संघ के बिखराव का, ये हमारे इकट्ठे होने के जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो हमारी भावनाएं थी, उसका फायदा उठाया। और मैं ऐसा समझता हूं कि शायद उसने इस फूट का फायदा उठा करके हमें छोटी छोटी उपजातियों में बांटना शुरू किया। जब हम छोटी छोटी उपजातियों में बट गए तो हम लोग कमजोर हो गए, और दुश्मन मजबूत होता गया। दुश्मन ने हमारी इस फूट का, इस टूट का, इस बिखराव का फायदा उठाया। और फायदा उठाने के बाद हम पर शासन करना शुरू किया। जब हम पर शासन करना शुरू किया तो जो अधिकार हमारे इस देश में हुआ करते थे, चाहे शासन करने का अधिकार हो, चाहे बिजनेस करने का अधिकार हो, जितने भी प्रकार के अधिकार थे, वो सभी अधिकार हमसे छीनते गए। सॉरी। जब सभी अधिकार हमसे छीनते गए तो हम उस दुश्मन समाज के गुलाम होते गए। जब गुलाम हो गए, हम अधिकार वंचित हो गए, तो हम में और ज्यादा बिखराव पैदा होना शुरू हो गया। और उसका कारण बना, उसका परिणाम हुआ कि हम इस देश में 6,743 जातियों में बट गए। जब 6,743 में बट गए तो उस दुश्मन समाज ने ही हम लोगों को अंधविश्वास और विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में झोंकना शुरू कर दिया, और हम अपने इतिहास को भूलते चले गए। और बाबा साहब ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास न याद करता है, ना अपने इतिहास को जानता है, ना तो वो इतिहास बना सकता है, ना ही अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। इसलिए इस देश में जो हमारे संघ का जो बिखराव हुआ, उस बिखराव की वजह से हम जातियों में बट गए। और जातियों में बंटने के बाद आज स्थिति ये है कि हम 6,741 जातियों में बटे हुए लोग हैं। इसलिए हम अपनी जो मुख्य जाति है उससे भी प्रेम नहीं करते।
क्योंकि जाति तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो इन 6,743 जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने तीन जगह बांटने का काम किया, यानी कि तीन पिटारों में बंद किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। लेकिन हमने बाबा साहब की उस बात को भी बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दिया। उसको इतना तो सम्मान दिया कि उसके आधार पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें प्रतिनिधित्व दिया, या जिसे हम आरक्षण कह देते हैं, उस प्रतिनिधित्व का तो फायदा हमने उठाया, चाहे नौकरियों में, चाहे राजनीति में, चाहे शिक्षा में। वो फायदा हमने उन जातियों से तो लिया, लेकिन हम जो प्यार करते रहे, जो बटे रहे, वो उपजातियों में रहे। और अपनी उपजातियों के प्रति हम इतने प्यार करने लगे, इतना उसे अपने दिल में हमने बैठा लिया कि हम अपनी मुख्य जाति को भूल करके उपजातियों से प्रेम करने लगे। और धीरे धीरे उपजातियों की हमने संगठन बनाने शुरू कर दी, सभाएं बनानी शुरू कर दी, जातियों के नाम पे हमारी सभाएं बननी शुरू हुई। तो एक तो समाज बिखरा हुआ था और उसमें ज्यादा महाबिखराव आना शुरू हो गया। एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ काम करने लगी और आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया, आपस में ही एक दूसरे से ऊंच नीच की भावना पैदा हो गई। दुश्मन ने इस फूट का खूब फायदा उठाया और फायदा उठा करके हम पर शासन किया। और जो समाज बिखरा हुआ समाज होता है वो कभी शासन नहीं कर सकता, ना अपनी सुरक्षा कर सकता है। और इस देश में शासन की बात तो छोड़िए कि हमें अपनी सुरक्षा की भी व्यवस्था करनी है, हमारी सुरक्षा भी नहीं हो पा रही है। ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा एक लक्ष्य है कि हम अपनी और अपनी बहन बेटियों की, अपने बच्चों की सुरक्षा भी कैसे करें। क्योंकि हम जो इतनी जातियों में बटे हैं, उस बटने का लाभ उस दुश्मन समाज को होता है। और वो दुश्मन समाज इसका फायदा उठा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू करता है, हमें विभिन्न प्रकार के डर दिखाता है और डर दिखाने के बाद में हम पर शासन करता है। वर्तमान में जो देश में शासन व्यवस्था है, आप उसे देखेंगे तो वो विभिन्न दलों की एक शासन व्यवस्था चल रही है। कारण क्या है कि विभिन्न दलों में होने के बाद भी, इतने सारे दल इकट्ठा होने के बाद भी, और देश में शासन व्यवस्था को हाथ में लिए हुए हैं। जहां तक मेरा अपना विचार है कि मैं समझता हूं कि वो लोग एक संघीय ढांचे में बंधे हुए हैं और उस संघीय ढांचे में बंधकर ही वो लोग देश में शासन कर रहे हैं। आज उनको मुकाबला करने के लिए इस देश में कुछ अन्य राजनीतिक दल इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं और समय समय पर वो इकट्ठा होने की बात करते रहते हैं, बहुत सारी बैठकें भी होती हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक संघीय व्यवस्था को लागू नहीं किया। जब तक वो संघीय व्यवस्था अपनी उन पार्टियों के बीच में, या उन दलों के बीच में, या उन समाजों के बीच में उस संघीय व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे, तब तक वो उस दुश्मन समाज से, उस समाज के सामने कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उन्हें अपने अंदर संघीय व्यवस्था को पैदा करना होगा। और जब तक वो संघीय व्यवस्था को अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, तब तक वो वर्तमान में जो भी शासन करने वाले समाज है या शासन करने वाली जो भी पार्टी है, उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए समण संघ ने अपना एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है। क्योंकि इतने
दल बल बने हुए हैं इस देश में। जब हम संगठनों की या छोटे छोटे दलों की या बलों की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कि इस देश में 29 लाख संगठन इस समर समाज के हैं, जिसमें से ज्ञात होता है कि लगभग 4 लाख संगठन, वो चाहे सरकारी लोगों के हों, चाहे किसानों के हों, चाहे मजदूरों के हों, चाहे सरकारी कर्मचारियों के हों, चाहे भिक्षुओं के हों, चाहे कोऑपरेटिव कमेटियों के हों, चाहे किसी आर्थिक आधार पर हो, चाहे भीम सेना के नाम पर हो, विभिन्न प्रकार के नामों से इस देश में 29 लाख संगठन बने हैं। और उसमें 4 लाख वो संगठन जो है वो एक्टिव रूप से काम भी कर रहे हैं। संगठनों ने लोगों को, जब संगठन बने तो लोगों को जगाने का काम किया, लोगों को बताने का काम किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कहा है कि हम लोग संगठित रहें, शिक्षा ग्रहण करें और संघर्ष हमको करना है। संगठनों ने लोगों को जगाया, लोग जागे भी, लेकिन उस जागने और जगाने का इस समण समाज ने कीमत भी चुकाई। चाहे पर्ची पर चंदा लेने के माध्यम से, चाहे किसी कार्यक्रम को करने के माध्यम से, चाहे किसी आंदोलन के माध्यम से, उस जागने जगाने का उन संगठनों को समाज ने पैसा भी दिया और पैसा बढ़ चढ़ के दिया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ये संगठनों ने जगाने का तो काम किया, लेकिन कभी इन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि हम लोग समाज को जगा तो रहे हैं और जगाने के साथ साथ हम उस समाज को भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसे गाली देते हैं और आपस में टूटते रहते हैं। तो अपने लोगों को जगाने का काम तो किया, लेकिन संगठनों में से संगठन और ज्यादा बनते गए। कारण वो जगाने का जो समाज ने पैसा दिया, तो कुछ स्वार्थी लोगों ने सोचा कि इससे अच्छा कोई काम नहीं है, लोगों को जगाओ और उनसे पैसा लो और पैसा लेकर के अपना स्वार्थ सिद्धि का काम करो। लेकिन वो जगाते रहे, लेकिन उनके जगाने से जिस समाज को वो गाली देते रहे, जिस समाज को दुश्मन दुश्मन बताते रहे, जिस समाज से लड़ने की बात करते रहे, उससे लड़े नहीं और आपस में संगठन संगठन लड़ना शुरू कर दिया। आपस संगठनों में टनाटन होनी शुरू हो गई और वो दुश्मन समाज जो है वो जाग गया। जगाना था अपने लोगों को, इकट्ठा अपने लोगों को करना चाहिए था, लेकिन दुश्मन को गाली दे दे करके उस दुश्मन समाज को जगा दिया और वो समाज इकट्ठा हो गया। और इकट्ठा होकर के उसने अपने सिंह का निर्माण जो है और मजबूत तरीके से करना शुरू कर दिया। उसके विभिन्न प्रकार के समितियां बनाई, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे दल बल बनाए और दल बल बना करके अपने कार्य को और तेज गति से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग जो संगठन संगठन खेलते रहे, हम लोग कमजोर होते गए और जिसके खिलाफ, जिसके लिए हम लोग लड़ना चाहते थे, वो समाज मजबूत हो गया। और जो हमारा प्राचीन कॉन्सेप्ट हुआ करता था संघ का, जुड़ने का, जोड़ने का, इकट्ठा होने का, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपना लिया और अपना करके इस देश में अपनी शासन व्यवस्था कायम की। और आज वही समाज इस देश में शासन व्यवस्था पर
इस देश का हुक्मरान बन के बैठा है, हमारे सिर पर बैठा है। हम संख्या बल में ज्यादा होने के बाद भी बिखरे हुए लोग हैं, जबकि लोकतंत्र में जिसकी संख्या जितनी भारी, उसकी देश में उसी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन संख्या बल में भी ज्यादा होने के बावजूद हमारी भागीदारी देश में उतनी नहीं है जितनी हमारी संख्या है। कारण है कि हम पहले तो जातियों में बटे हुए थे, लेकिन हमारे ही कुछ विद्वान साथियों ने, हमारे ही कुछ ज्यादा समझदार लोगों ने ये संगठन संगठन खेल करके और उन लोगों को 29 लाख जगह बांटने का काम किया। फिर भी हम उनसे कहते हैं कि आप इकट्ठा हो जाओ, और हमारे साथियों ने हमसे पहले इस काम को करने का काम किया। उन्होंने उन्हें जगाने का काम किया। 2002 से उन्होंने काम करना शुरू किया, विभिन्न संगठनों में, विभिन्न सभाओं में जा जा करके उनको ये बात बताने की कोशिश की कि हम और हमारे बच्चे मरने वाले हैं, इस देश में हमारा सब कुछ छीनने वाला है। आप लोग इस देश में संगठन संगठन खेल रहे हो, ये खेल आप कब तक खेलोगे? आप इकट्ठा हो जाइएगा तो हमारी और हमारे बच्चों की जान बच सकती है। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सुना। 2020 में फिर उनसे यही बात दोहराई गई, उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। दो चार जगह उनकी, दिल्ली में, तेलंगाना में उनकी सभाएं की गई, उनको इकट्ठा किया गया और उनसे निवेदन किया गया कि नेता आप ही बन जाना, मुखिया आप ही बन जाना, लेकिन आप लोग इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि आप समाज में काम करते हो। और जब समाज में जो व्यक्ति काम करता है तो उसे, वो समाज उसे अपना आदर्श मानता है। जिस प्रकार शिक्षा जगत में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है, उसे एक आदर्श व्यक्ति माना जाता है। लेकिन अगर शिक्षक अपने कर्तव्य से, अपने आचरण से, अपने अनुशासन से अगर डिग जाता है, अलग हो जाता है, या उसको तोड़ने का काम करता है, तो वही आदर्श व्यक्ति के नाम को धूमिल करने का काम भी समाज करता है। इसलिए उनसे बार बार ये निवेदन किया गया कि आपको समाज एक आदर्श मानता है, क्योंकि आप समाज में काम करते हो, लोगों को जगाने का काम करते हो। आप अगर इकट्ठा हो जाओगे तो समाज ये बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात को कभी समझने का प्रयास नहीं किया। कारण उनके सामने, और हम जैसा समझते हैं कि पद प्रतिष्ठा मंचमाला, इसको वो छोड़ना नहीं चाहते। और सबसे बड़ा लालच जो है, वो चंदे का जो सबसे बड़ा लालच है, उस चंदे के लालच ने उन्होंने, उनको समाज के बारे में कभी सोचने के लिए एक मजबूर नहीं होना पड़ा उनको। क्योंकि वो चंदा उनको, उनकी बुद्धि पर, उनकी आंखों पर एक ऐसा काला चश्मा लगा दिया उस चंदे ने कि उन्हें यही नहीं दिखाई दिया कि हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं और हमारे करने का परिणाम क्या आ रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी गलत दिशा में काम करता है तो उसका परिणाम भी सही नहीं आ सकता। संगठनों ने काम किया लेकिन गलत दिशा में काम करना शुरू कर दिया, संगठन संगठन खेलना शुरू कर दिया, चंदे के पीछे अंधे हो गए और उस पैसे से अपना स्वार्थ सिद्धि करने में लग गए और समाज को संगठनों में तोड़ तोड़ करके 29 लाख जगह तोड़ दिया।
ये समाज तो पहले ही परेशान था इन 6,743 जातियों से, पहले ही बिखरा हुआ समाज था, पहले ही आपस में एक दुश्मनी का भाव रखता था। लेकिन आपने क्या काम किया? आपने तो इन्हें और ज्यादा बांटने का काम किया। कहीं जातियों के संगठन बना लिए, कहीं युवाओं के संगठन बना लिए, कहीं किसी सेना के नाम से संगठन बना लिए, और समाज को बार बार तोड़ने का प्रयास किया गया। किसी वस्तु को जब बार बार तोड़ा जाता है तो उसकी जोड़ने में भी उतनी कठिनाई महसूस होती है, उतनी कठिनाई सामने आती है। आज वही कठिनाई समण संघ के सामने है। हम सब सभी को जोड़ने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होकर के अपनी लड़ाई को इकट्ठा होकर के लड़ना शुरू करें। जुड़ना जोड़ना हमारा एक लक्ष्य है, लेकिन इसके पीछे हमारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि जुड़कर करोगे क्या? ऐसा कौन सा काम है जो जुड़कर नहीं होता है? छोटी छोटी कड़ियां अगर जोड़ते हैं तो एक मजबूत जंजीर बन जाती है। छोटे छोटे सन के टुकड़े अगर जोड़ते हैं तो एक मजबूत रस्सी बन जाती है। छोटे छोटे मोतियों को अगर एक किसी धागे में पिरो दिया जाता है तो एक सुंदर सी माला बन जाती है। लोगों से जुड़ जुड़ करके एक बड़ा खानदान बन जाता है, एक बड़ा परिवार बन जाता है, और परिवारों से जुड़ जुड़ करके एक गांव का निर्माण हो जाता है। उन गांवों के निर्माण से एक ब्लॉक का निर्माण हो जाता है, और छोटे छोटे ब्लॉक बनने से एक जिले का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से एक राष्ट्र का निर्माण भी होता है। बिना जुड़े कोई काम होता नहीं। आप कपड़े वाले के यहाँ से कपड़ा खरीदते हो, उसे भी जोड़ने के लिए दर्जी के पास ले जाते हो कि इसे सुंदर बना दिया जाए, और दर्जी उस कपड़े को काट काट करके छोटा छोटा काट करके एक साथ जोड़ने का काम करता है। लेकिन जब वो कपड़ा जुड़ जाता है तो पहले तो जो बन जाता है तो सुंदर लगता है, लेकिन जो व्यक्ति उसे बनने के बाद में अपने शरीर पर धारण करता है तो वो और सुंदर लगने लग जाता है, और वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने शरीर को ढकने का काम करता है। उसी प्रकार से जो समण संघ का जो जुड़ने और जोड़ने का जो लक्ष्य है, इसके पीछे हमारे बहुत सारे सपने हैं, हमारी बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारे इच्छाएं हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि हम जुड़ जाएंगे तो हमारे बच्चों की जिंदगी बचेगी, हमारे अधिकार बचेंगे, हमारे इस देश में मान सम्मान स्वाभिमान बचेगा। हम इस देश के जो हुक्मरान हुआ करते थे, हम राजनीति में तो हमारा संग नहीं जाएगा, लेकिन हम ऐसा जानते हैं, ऐसा मानते भी हैं कि अगर संघ मजबूत होगा तो राजनीतिक दल कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, कितने भी मजबूत क्यों ना आ जाए, संघ के कदमों में उसे आना पड़ेगा। तो संघ की ये ताकत होती है। इस संघ के कॉन्सेप्ट से, इसके जुड़ने जोड़ने के लक्ष्य से हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम अपनी बहन बेटियों को इज्जत को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम अपने उन पिछड़े गरीब लोगों को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम इस देश में अपने अधिकारों को सुरक्षित करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जैसे ये महाभारत हुआ करता था, ये देश समनों के नाम से जाना जाता था, वही व्यवस्था इस देश में जब हमारा संघ मजबूत होगा तो वही व्यवस्था इस देश में कायम होगी। जाति विहीन समाज होगा, भाईचारे से परिपूर्ण समाज होगा,
देश विकास करेगा और हम भी इस देश में विकास करके देश में इज्जत की और सम्मानजनक जिंदगी जिएंगे। तो सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस जुड़ने जोड़ने के कारवां को दिन प्रतिदिन बढ़ाइएगा, क्योंकि जुड़ेंगे तो ही जीतेंगे, और जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, और जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीत हमारी पक्की है, अवश्य होगी। इन्हीं बातों के साथ अगर मेरे वाणी में कोई संघ के प्रति किसी तरह का विरोधाभास अगर हुआ हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूं, और अगर किसी भाई और बहन को मेरी बात से कोई पीड़ा हुई हो, मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। संघ को पुनः नमन करता हूँ। जय भीम। नमो बुद्धाय। संघं नमामि। जय संविधान।